तय उन दोनों के बीच में कहीं होती है। तो आज हम जब समझने का प्रयास करेंगे तो हम ये जानेंगे कि ऐतिहासिक तथ्य हमें क्या बताते हैं। क्योंकि ओपिनियन की चीज़ भी होती है, तथ्य जो है हम उनसे सीखने का प्रयास करेंगे, तो उसमें हम अधिक सफल और अधिक सक्षम भविष्य की ओर जा सकते हैं। और सर्वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर्वे जी, स्वागत आपका बहुत-बहुत। नमस्ते नीरज जी और सभी श्रोताओं दर्शकों को भी नमस्कार। जी। बहुत धन्यवाद आपने अपने चैनल पर आमंत्रित किया इस चर्चा के लिए। बहुत आभार। जी। सर्वे जी, मैं अभी दर्शकों से बात कर रहा था। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कई दिन से दर्शक कह रहे थे कि सर्वे जी से बात होनी चाहिए और एक बार हमने प्रयास किया है कि वो स्वयं की कुछ न कुछ उसके चलते व्यस्तता के चलते हम कर नहीं पाए इसे। तो इसलिए आपको देखकर हमारे दर्शक प्रसन्न हैं। वहीं एक सेकंड ऐसा भी इनको लगता है कि इन चीज़ों पर यदि चर्चा ना की जाए तो अच्छा है। वो उनकी अपनी कुछ ऐसी सोच रह सकती है, लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें, क्योंकि इतिहास का सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अपने पूर्वजों से, केवल अपने क्या, कहीं के भी जो पूर्वज हैं, कहीं का भी जो इतिहास है, उससे ये सीखें कि कौन-सी चीज़ें थी जो ठीक ढंग से की गई और उनसे सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें मानवता का कोई सकारात्मक दिशा जिससे सीखते हैं। और यदि कहीं पर हमारे पूर्वजों से या कहीं पर और कोई भूल हुई है, तो उससे हम सीखें, उसे अपनी जो कलेक्टिव लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें स्टोर करके रखें, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो हम उसको रिकॉल करके समझ जाएँ कि ये एक रिस्की प्रोपोज़िशन और इस रास्ते पर हमें नहीं आना है। तो मोटी-मोटी मेरी समझ कुछ ऐसी है इतिहास के बारे में। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इतिहास को कैसे देखते हैं? आपने बिल्कुल उचित रूप से कहा कि इतिहास के अध्ययन का तो मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम कुछ अपने वर्तमान के लिए सीखें। दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि आजकल जब हम इतिहास की चर्चाएं देखते हैं विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में और उसमें भी विशेष करके जो साधारण सामान्य लोग हैं उनका एक उद्देश्य तो होता है महिमा मंडन करना, गौरव करना। उसमें भी आजकल राजनीति के प्रभाव से एक अपनी आइडेंटिटी, जिसमें कोई जातिगत आइडेंटिटी हो अथवा भाषा की आइडेंटिटी हो, कोई रीजनल आइडेंटिटी हो, उसको और परिपुष्ट करने के लिए इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास के तथ्यों को अपने स्वयं के महिमा मंडन गौरव बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। वो तो इतिहास का समझिए घोर दुरुपयोग होता है। वास्तविक उद्देश्य इतिहास का ही है, जैसे आपने कहा, कि हम अपने पूर्वजों के जीवन से, उनके समय से, उनके साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने जो सोचा, जो किया, उससे अपने आज की समस्याओं का निवारण कैसे करें। उसमें बहुत सारे ऐसे पाठ पढ़ने को मिलते हैं, ऐसी जिसको कहते हैं बिहेवियर पैटर्न्स, जो पहले थे, जो आज भी यदि उन पैटर्न को देखेंगे, तो उनका परिणाम क्या होता है, उन्होंने क्या किया, उनको क्या प्राप्त हुआ, यदि उन्होंने कुछ त्रुटियां की, वो त्रुटि हम ना करें। महाभारत में वेदव्यास जी आदि पर्व में एक बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं, इतिहास प्रदीपेन मुहावरण घातिना। हुँ, उसकी प्रथम पंक्ति अर्धाली है, इतिहास एक प्रदीप लैंप है, हुँ, जिसको यदि हम प्रयोग करें ठीक से, लोग गर्भगृहं कृत्स्नम यथा सप्रकाशितम, दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि हुँ, लोग उस इतिहास के प्रदीप, पहली बात तो ऐसा है कि उससे हमारे मोह का जो आवरण है, मोह अर्थात अविवेक, कंफ्यूजन्स, वो हुँ, वो दूर हो जाते हैं, वो आवरण चले जाते हैं। वही देश होना चाहिए इतिहास का। दूसरी हुँ, कठिनाई आती है कई बार, क्या है, जैसे आपने कहा, we alienate our ancestors, we should also perhaps, but we leave it them to such level that we can't even dispassionately analyze। हम उसका हुँ, विश्लेषण ठीक से कर नहीं पाते। वो हुँ, एक इमोशनल, एक भावनात्मक अटैचमेंट हो जाता है। वो उसके कारण कठिनाई होती है। और आईएनए के विषय में, नेताजी के विषय में, क्योंकि यथार्थ तो यही है कि आईएनए का इतना महान योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में। हुँ, नेताजी इतने प्रेरक व्यक्तित्व रहे, हम सबकी श्रद्धा के पात्र रहे। तो उस कारण से, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है ये से, नेताजी से, इतने नहीं और भी पूर्वजों से, तो उनके व्यवहारों का ठीक अध्ययन कर नहीं पाते। तो मैं आपकी पूरी तरह हुँ, सहमत हूँ। जी, जी। जब हम ये एक तो मैं एकदम से ध्यान आ रहा था, जब आपने कहा कि वो जो कालीचरण महाराज हैं, वो उन्हें बंद इसलिए कर दिया गया कि हमने गांधी का महिमामंडन इतना कर दिया कि अब यदि उसकी तथ्यपरक आलोचना भी की जाती है, तो बहुत सारे लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं। जैसे वो मिडल ईस्ट के कल्चर ब्लास्फेमी वाले, हमने गांधी को एक गॉड या प्रॉफिट बना दिया कि उसकी आप अगर थोड़ी-सी तथ्यपरक भी आलोचना कर रहे हैं, तो आपको कोई जिसके पास सत्ता है, वो आपको प्रताड़ित करके आपको जेल में डाल सकता है। जी, जी, जी। वो अ, ब्लास्फेमी वो वाला जो जो इनका अब्राहमिक कांसेप्ट है, वो हमने अपने इतिहास के अध्ययन में भी डाल दिया है वैसे ही। जी, जी। और ये बड़ा कष्टकारक है, बहुत दुःख देता है ये चीज़ देख के कि हम ऐसा खुला हुआ समाज थे और हम इन राक्षसी प्रवृत्तियों के साथ जुड़ के अपने आप को वैसा लगभग वैसा बनाने लग गए हैं। तो सावधान रहने की आवश्यकता है उसमें। जी, जी, जी। यहाँ तो अ, मैं ये कहूँगा, अम्बेडकर जी ने, हुँ, उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, परंतु हुँ, अम्बेडकर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि दिस हीरो वर्शिप, और ये हुँ, 1940s में लिख रहे हैं कि हीरो वर्शिप हैज़ कॉज्ड सो मच डैमेज टू इंडियंस। तो हुँ, वो हीरो प्रेरणा लें पर वर्शिप ना करें। हमसे हुँ, जो है सीखें, उनसे जी, साहस प्राप्त करें, पर पूजा नहीं करनी चाहिए। हुँ, जी। सुरेश जी, जब हम नेताजी की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, तो अ,
देखकर, सुनकर इतना आनंद आता है कि एक नौजवान जब अंग्रेज यहाँ सत्ता में बैठे हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करता है और वो अगर चाहता तो जितनी भोग विलासिता उस समय उपलब्ध थी सारी हासिल करता, पूरा सत्ता का सुख लेता, लेकिन वो व्यक्ति उस सिविल सर्विस को छोड़ता है। अब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो ग्रेजुएशन किए हुए, पीएचडी किए हुए लोग पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके भी रिजर्वेशन मांग रहे होते हैं। तो जब हम ये आज का परिदृश्य और नेताजी का जीवन आपस में जगतापोष करने का प्रयत्न भी करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, तो तब समझ में आता है कि वो कितना महान व्यक्तित्व था जिसने उस समय इतना बड़ा डिसीजन लिया और अपनी आयु के अंतिम पड़ाव तक आते आते इतना काम कर जाते हैं कि क्लेमेंट एटली जैसे व्यक्ति को कहना पड़ता है कि गांधी से ज्यादा जो योगदान था, बल्कि गांधी तो मिनिमल बोलते जो वर्ड इतना फेमस हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने उसमें योगदान दिया। तो वो एक हीरो बन जाते हैं और हमें मानना चाहिए क्योंकि जिसने इतना बड़ा काम किया है वो अब हीरो के साथ वर्षिप जोड़ देते हैं कि हीरो वर्शिपिंग जैसा हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस एस्पेक्ट से देखें, उन्होंने जो बलिदान दिया अपने जीवन का, बलिदान शायद कुछ शब्द नहीं होगा कि उन्होंने उसे त्याग दिया, तो इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे? नहीं, मैं तो कहूंगा बलिदान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नेताजी के जो व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है, उसमें आत्मोत्सर्ग बलिदान स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे आपने कहा आईसीएस, एक वर्ष भी उन्होंने आईसीएस पूर्ण नहीं किया, उन्होंने त्यागपत्र दिया। इतना नहीं, उन्होंने अपने त्यागपत्र में यहाँ तक लिखा कि मैं जो स्कॉलरशिप या जो मुझे स्टाइपेंड या सैलरी मिली थी मैं लौटा रहा हूँ, जो अमाउंट थी उन्होंने वो लौटाई अंग्रेज को। और जैसे आप कहा, एक जो भावना है कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मैं क्या करूं, जो तिलमिलाहट जिसको कह सकते हैं, जो कि उसी प्रकार से जैसे सावरकर के लेखों में जब उन्होंने से कविता लिखे थे, तो जो तिलमिलाहट छटपटाहट आपको दिखती है, नेताजी के शब्दों में, उनके विचार में भी वही छटपटाहट को दिखेगी। जब वो 1939 आफ्टर ही लेफ्ट कांग्रेस जेल में थे, उसके बाद गवर्नमेंट जिसको नजरबंद कहा जाता है वैसे थे, उसमें कहते थे कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ये इस कार जेल में पड़ा हुआ हूँ, इससे अच्छा मैं मातृभूमि के लिए मर ही जाता तो अच्छा था। वो जो छटपटाहट है उसने किन्हें बलिदान करवाए, कई बार तो लिटरली जिसको कह सकते हैं बलिदान, कई बार अपने जीवन, अपने वर्ल्डली कंफर्ट्स कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो एक प्रायोरिटी की किसी तरह से कैसे हम स्वतंत्रता के संग्राम में किस कार्य से विजय प्राप्त करें, स्पष्ट है, वो बहुत प्रेरणादायक है, साहसदायक है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जैसे आपका आईए का योगदान भी दुर्भाग्यवश जो है, ये जो नैरेटिव बना स्वतंत्रता के उपरांत कि साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, वो वेरी लॉप साइडेड। अच्छी बात यह है कि लोग समझ रहे हैं कि स्वतंत्रता चरखा चलाने से, त्याग करने से बहुत कुछ नहीं प्राप्त हुई, तो आईएनए का जो योगदान रहा लोग पहचान रहे हैं। उस समय तो स्पष्ट रूप से सावरकर ने भी उन्मुक्त शब्दों में कहा था कि आईएनए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम जो युद्ध था उसमें स्पष्ट है। जी, अब मैं आता हूँ, हमारा आज का मूल विषय है कि आईएनए के अंदर जिहाद सुनने में बड़ा शॉकिंग लगता है। तो जब हम ऐसी बात कहते हैं कि उसके अंदर एक तो होता है कि हमने बोला था कि फाइटर है, वो फाइटर शाहनवाज है या फिर वो इमटीरियल था, पर आप जिहादी कहते हैं, कोई भी जिहादी होता है उसका एक पर्टिकुलर कॉनोटेशन है कि इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोग थे, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो देश को स्वतंत्रता दिलाना नहीं था, वो वही जो उम्मा वाला कांसेप्ट है, जो एक इस्लाम सुप्रीमेसी है, उसके लिए आए हुए थे। तो इस पे थोड़ा सा जो आप प्रकाश डालें जरा। जी, जिहादी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस शब्द का प्रयोग हमको प्रत्येक मुस्लिम फाइटर के लिए नहीं करना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे जिहादी वजह मुजाहिद कहना चाहिए, उनका एक्चुअल शब्द है, और मैंने कहा इसलिए अब जो अपने दर्शक हैं वो भी इसको यूज करना आरंभ कर दें ताकि हम मुजाहिद कहना शुरू करें। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अरबी शब्द तो मुजाहिद ही है, अरबी व्याकरण के अनुसार तो मुजाहिद है, परंतु भारतीय परिवेश में मुझे लगता है ई प्रत्यय प्रयोग करके अरबी शब्दों में एक चलन में है, तो जिहादी कहना भी मुझे लगता कोई आपत्ति नहीं होगा। भारतीय मुजाहिद को उर्दू साहित्य में भी जिहाद कहा गया है, अनेक तो मुजाहिद जिहादी पर्यायवाची रूप में ले सकते हैं। दो तीन बातें स्पष्ट कर दी जाए चर्चा में, क्योंकि बहुत बार लोग ठीक से सुनते नहीं है और जो तात्पर्य है वो समझते नहीं है। पूरी की पूरी आईएनए को मैं जिहादी नहीं कहूंगा, यहाँ तक कि सभी मुस्लिम जो आईएनए थे उनको जिहादी नहीं कहूंगा। तो कुछ बातें पहले क्लैरिफाई स्पष्ट कर दी जाए कि आईएनए एक नेशनलिस्टिक फोर्स थी, टू बिगिन विद, लेट्स क्लैरिफाई। आईएनए एक देश के लिए स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाए उस विचार को रखने वाले अनेक अनेक भिन्न प्रकार के तत्वों, लोगों के साथ मिलकर बनी हुई संस्था थी। श्री राम बिहारी बोस जिन्होंने आईएनए की स्थापना की, स्वयं वो हिंदू महासभा के सदस्य थे, हिंदू महासभा का कार्य करते थे। तो हिंदू महासभा के पक्षधर की हो, उनके द्वारा स्थापित संस्था को जिहादी कह दिया
ऐसा लोग शॉक हो जाते हैं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा ये थीसिस है कि there were many elements in INA, just like there were many elements in the 1857 also. Among the many elements, there was one very visible element of jihad. There were many elements, not one or two, several, significant in influence and size. बहुत सारे ऐसे तत्व 1857 में थे। यहाँ की गदर पार्टी आदि का इतिहास आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के और जो अध्याय खोल करके देखें, प्रथम विश्व युद्ध के समय गदर पार्टी का कार्य हुआ था। गदर पार्टी के कार्य में भी यदि आप ध्यान से देखें तो आपको वो जिहादी पैटर्न दिखाई देंगे। उसी के समांतर गदर पार्टी के साथ मिलकर के रेशमी रुमाल कॉन्स्पिरेसी, लोग सुना नहीं होगा शायद, रेशमी रुमाल कॉन्स्पिरेसी। मैंने सुना है जी। नहीं, आपकी बात क्या है, आपने ऑफ कोर्स नहीं, लोगों को ये हमारे पढ़ा ही नहीं आता सब क्या है, उसमें देवबंद का रोल क्या था, उसमें तबलीगी जमात के आइडियोलॉजिकल फोरफादर का रोल क्या था। तो यहाँ की गदर पार्टी जिसमें कि मुख्यतः जो है वो बहुत ही प्रमुख रूप से कहें हिंदू मसबादी आर्य समाज आदि के लीडर्स थे गदर पार्टी के नेतृत्व में, रशहरी वो स्वयं, पर उसमें भी जिहादी एक लेयर आप दिखाई पड़ेगी उसके साथ साथ चलती हुई। तो वन थिंग वी शुड आइडेंटिफाई, एक बात हम बिल्कुल समझनी चाहिए कि जिहादी एलिमेंट कैन एम्बेड इटसेल्फ इनटू एनी मूवमेंट टू फर्दर इट्स कॉज। अब मैं और आप यदि लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन पकड़े, शताब्दी पकड़े, आपको जाना है दिल्ली, मुझे आना कानपुर, दोनों एक ही ट्रेन में तो बैठ ही सकते हैं। We can be foot travelers. आपका लक्ष्य गंतव्य दूसरा होगा, मेरा अंतर दूसरा होगा। तो यदि वो मार्ग साथ जा रहा है, उसी पथ पर जा रहे हैं, तो साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। यही बात आईएनए में ही है। तो हमारा स्कोप, हमारा पर्सपेक्टिव उन जिहादी तत्वों का और उनके व्यवहारों का अध्ययन करना है, न कि आईएनए को गाली देना, कोई इस प्रकार से उसकी रेपुटेशन को कलंकित करना, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। तो यदि उस परिप्रेक्ष्य को अपने मन में रख के जब हम आईएनए में अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि आरंभ से ही आईएनए के भी पहले जब नेताजी जर्मनी पहुंचे, आईएनए जापान में, जैसे मैंने कहा श्री रश्मि बिहारी बोस जी ने उसकी स्थापना की, परंतु उसके पूर्व नेताजी गए थे जर्मनी। तो इस प्रकार से वो कलकत्ता में अपने घर से निकल करके छद्मवेश रख के अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक करके कहते वो काबुल गए, फिर काबुल से जाना चाहते थे रूस, उनको जाना पड़ा बर्लिन। वो इसको जो एस्केप है उनका इतना प्रेरणादायक है वो हम जानते हैं, परंतु उसको एक बार उससे आगे जाकर के हम जो उनका कार्य था जो उन्होंने जर्मनी में किया, उसके साथ साथ और बातें जो हो रही थी उस समय के राजनीति में, जर्मनी में, यूरोप में, उस पर दृष्टि डालें तो आपको दिखेगा कि नाजी और फांसी इनकी जो युद्ध नीति थी उसमें एक बात बहुत ही कह सकते हैं फाउंडेशनल थी, ये थी कि मुस्लिम्स को फेवर दे करके, उनको जिसको कह सकते हैं प्रॉप करके, उनको सपोर्ट करके अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे खड़ा किया जाए। और फिर विश्व में तो आपको दिखेगा कि नेताजी जर्मनी गए, उसके भी अनेक वर्ष पहले से अनेक पूरे विश्व भर के, इनको पैन इस्लामिस्ट कहा जाता है, सब इटली और जर्मनी में एकत्रित थे। अनेक नाम आपको सामने आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा नाम जिसकी न केवल भारत में, यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप में भी उतनी चर्चा नहीं होती, सबसे बड़ा नाम उसमें है अमीन अली अल जिलानी। अल जिलानी ऑल्सो कॉल्ड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम। आपको आश्चर्य होगा कि ग्रैंड मुफ्ती, इतने सारे लोगों को और क्राइम के लिए कई ट्रायल बाद में शुद्ध के उपरांत किया गया, बट ग्रैंड मुफ्ती वाज कॉट फ्री, उसको आज भी नहीं आई, उसने पूरा अपना जन त्याग करके वो लोग गए। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम वाज परहैप्स, ऐसा इतिहासकार का बहुतों का मानना है कि यहूदियों का नरसंहार जो नाज़ियों ने किया उसमें ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम इनका भी कुछ आइडियोलॉजिकल हाथ है। ये आइडिया हिटलर को पहले था या इन्होंने दिया, उस पर चर्चा हो सकती है, परंतु इनकी जानकारी में ही था और इनके पूर्ण समर्थन से वैसा हुआ। बात इतिहासकार लगभग सर्वसम्मति से मानते हैं। पिछले वर्ष 2021 में, एक वर्ष नहीं हुआ, 6-7 महीने पहले 6 फोटोग्राफ्स वो इजराइल की एक ऑक्शन हाउस ने ऑक्शन किए, नेवर सीन बिफोर, 6 फोटोग्राफ, जिसमें अमीन अली अल जिलानी इज इंस्पेक्टिंग, वो निरीक्षण कर रहे हैं कंसंट्रेशन कैंप्स का। This photograph for the first time have been seen in public just 7 months back. इसके साथ और भी 5-6 विश्व स्तर के इंटरनेशनल स्पेशली पैन इस्लामिस्ट इन साथ हैं, और ये जर्मनी के एक कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पर ज्यूज को रखा जाता था, प्रताड़नाएं दी जाती थी, फोर्स लेबर होता था, और अंत में कई जगह होलोकॉस्ट जिसको कहते हैं वो होता था, वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो अमीन अली अल जिलानी एक हैं। इस प्रकार से इराक के डीथ्रोन, अंग्रेज ने उनको डीथ्रोन किया, प्राइम मिनिस्टर वो वहां पर था। लेबनान के पैन इस्लामिस्ट हैं,
अरसलान नाम था। इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे टॉप के नेता जर्मनी में थे। आपको स्पष्ट दिखेगा कि जर्मनी और इटली उनके बहुत वेल कैलकुलेटेड सोच थी कि ये इस्लामिस्ट को, जिहादियों को कैसे हम और बल दे करके अपने साथ लाएं, और उनका उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक जो भी उनके अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रंट खड़े किए जा सकते हैं वो किए जाएं। हम्म, भारतीय मुजाहिद भी अनेक सारे वो हम्म, पहले से ही बुश जहाँ पहुंचे उसके पहले ही नाज़ी को सपोर्ट करते आते थे। जैसे कि कुछ नाम मैं बताऊं केवल संक्षेप में, तो इनायतुल्लाह खान अल मशरिकी जिन्होंने की खाकार मूवमेंट लाया। अब भाग की बात नीरज जी वही है कि इन अध्यायों का अध्ययन नहीं करे हम, स्वतंत्रता संग्राम को बस ऐसे देखते हैं कि भारतीयों ने मिल करके अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। भारतीयों में भी थोड़े थोड़े इस प्रकार के तत्व थे जो कि हमारी एकता को भंग करते थे। पर ठीक अध्ययन करें तो आपको दिखेगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध वो एका वाली बात कोई ऐसी विशेष नहीं थी। हिंदू हमारे रहे थे, हिंदुओं ने हिंदू को अंग्रेजों से पहले सब पहले युद्ध करना ऐसा नहीं है। हमारी तो स्वतंत्रता संग्राम जो है 400-500 वर्षों पूर्व से ही चल रही थी। उस संग्राम पहले आता ही दूसरा था, अब आता ही दूसरा हो गया, तो स्वतंत्रता संग्राम तो हमारा चल ही रहा था। जो ये बहुसंख्यक है मुस्लिम तत्व, एक दो नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में स्पेशली अशराफ जो नेतृत्व है मुसलमानों का, भारतीय मुसलमानों का, वो सर सैयद अहमद खान के समय से और उनके भी पहले से वो अपनी और एक लाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के, कभी अंग्रेजों के साथ मिलके, कभी कभी अंग्रेजों के विरुद्ध भी। पर जैसे मैंने कहा, राइट समटाइम्स बिकॉज़ फेलो ट्रैवलर्स, अगर आपको अंग्रेजों के साथ कभी लड़ने में सुविधा जन पड़ती है, प्रैक्टिकल अलायंस हिंदुओं से भी कर लेते थे, लेकिन बेटर लॉस, पर उद्देश्य उनका क्लियर था, इस्लामिक सुप्रीमेसी, रिवाइवल ऑफ इस्लामिक रूल इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खिलाफत, उमा। ये सारी बातें स्पष्ट हैं इन सभी खिलाफत वाले आंदोलन के समय के मुस्लिम नेता हों, या गदर पार्टी जैसे मैंने कहा, या सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना हो, या यहाँ तक कि जो आप सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान आजादी का विरोध किया, अबुल कलाम आजाद जैसे मौलाना हो, उसका मार्ग अलग अलग होगा, उनका मेथड से अंतर होंगे, पर उद्देश्य में कोई अंतर नहीं था, इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया, इस्लामिक सुप्रीमेसी ऑफ इंडिया। तो अक्सर मूवमेंट भी उसी का एक अंग है। अब हमें हम अध्ययन नहीं करते उसको अंग्रेजों के विरुद्ध मान लेते हैं। पर ये जो मशरिकी है, मैं नाम का लिया, मशरिकी वाज द फर्स्ट इंडियन, वो पहले भारतीय थे जिनसे हिटलर मिला, और नेताजी से लगभग 20 वर्ष पहले मिला, 1926 में मशरिकी met Hitler when Hitler was not even the ruler of Germany, was a small politician. और मशरिकी की हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, मॉयर्ट पढ़ें, so he said that even after that first meeting, उनके पताचार होते रहे थे, हिटलर और मशरिकी ने एक दूसरे को पत्र के माध्यम से kept in touch, उनका संपर्क रहा। और मशरिकी यहाँ तक कहता है कि हिटलर को मैंने इस्लाम के बारे में बताया, भारतीय मुस्लिम समस्याएं क्या हैं और उद्देश्य क्या है, इन सब का मैंने हिटलर को बताया। मशरिकी अनदर नेम। फिर इस प्रकार से नाजी जो हैं सपोर्ट करते आए थे। वजीरिस्तान में एक फकीर रफीकी एक और थे इस्लामिक मूवमेंट के, फकीर रफीकी वाज लीडिंग अनदर स्मॉल स्केल जिहाद इन वजीरिस्तान। नाजियों ने उनका पूरी तरह से समर्थन किया था, उनको बहुत सा सपोर्ट प्राप्त हुआ था उनसे। इसी प्रकार इनफैक्ट एक और बात होती है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भी नीरज जी पहली मस्जिद बनी थी जर्मनी में, द फर्स्ट एवर मॉस्क दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन जर्मनी वाज इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन prisoners of war of the first world war that the Germans had captured, उन्होंने पहली मस्जिद बनाई थी। तो ये तथ्य है कि इस्लाम इन जर्मनी वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। नेताजी के समय में जब नेताजी पहुंचे, एक और महत्वपूर्ण नाम है इकबाल शेदाई, ये सियालकोट का एक मुस्लिम क्रांतिकारी कहें, इस्लामिस्ट उनके दृष्टि से, जिनका बहुत सम्मान होता है पाकिस्तान में, आज भी उनको छोटा इकबाल कहा जाता है। तो अल्लामा इकबाल भी सियालकोट के थे, और ये छोटा इकबाल शेदाई भी सियालकोट को, इनका अध्ययन करें आप कि लेफ्ट इंडिया वे बैक। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एक फतवा दिया था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो या तो जिहाद करें या दारुल हर्ब हो गया है, हिजरत करें। तो हिजरत बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने, मुसलमानों ने भी हिजरत किया था, और उनमें से एक आपका शिदाई है। तो मैं शिदाई नाम ले रहा हूँ। शिदाई वाज ऑलरेडी इन स्कीम ऑफ फसी नाजी थिंग्स, ऑलरेडी यूरोप में रह रहे थे, और उन्होंने आजाद हिंदुस्तान नाम से एक संस्था बनाई थी। दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज डूइंग more or less the work which Netaji once he tried to do. Most particularly two three things. एक रेडियो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया, रेडियो ब्रॉडकास्ट जैसे हम सब जाते हैं, नेताजी की भाषण हर सप्ताह या तो हर महीने एक दो बार आते थे। भारत में रेडियो था, और रेडियो फ्रीक्वेंसीज, रेडियो बर्लिन आदि को कैच करके लोग हर नगर में सुनते थे। तो नेताजी ने जो किया, उसके पहले ही हिमाल रेडियो नाम से ये आजाद हिंदुस्तान का विषय करता था, और उसके ही जो फीचर है वो रिकॉर्डेड है। इट वाज अ पैन इस्लामिक प्रोजेक्ट, ये मुस्लिम लीग का एक तरह से इंटरनेशनल विंग काम करते थे। इसी तरह से बिजनेस ऑफ वर्क रिक्रूटमेंट,
कि जो जर्मनी और इटली द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की भारतीय सेना के प्रिजनर पकड़े जाते थे, उनको रिक्रूट करके इटली और जर्मनी की ओर से सैन्य टुकड़ी बना करके युद्ध करवाना, ये काम ही शाही कर रहा था। तो अभी तक जो मैंने कहा उसका उद्देश्य यह था कि जो वहाँ का वातावरण था राजनीतिक नाजी फुटप्रिंट में स्पष्ट रूप से प्रो इस्लामिस्ट को दिखाई देगा। अब नेताजी जब वहां पहुंचे, उनके सामने एक ये परिदृश्य था, ये इट वाज ग्राउंड रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स दैट नाजी पॉलिसी इज प्रो इस्लामिस्ट। तो एक तो ये, और दूसरी एक और विवशता हमको समझनी होगी नेताजी की, तो इसलिए मैं बहुत संवेदनशीलता से कहूंगा, विवशता थी उनकी। वैसे आइडियोलॉजी की बात हम अलग कर सकते हैं कि उन्होंने और अपने राजनीतिक करियर में भी, जैसे गांधी नेहरू ने, जैसे अन्य लोगों ने, उन्हें भी एक ऐसा चिंतन रहा होगा कि मुसलमानों को प्रसन्न करके तुष्टिकरण करके कैसे भारतीय संविधान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कैसे जोड़ा जाए, वो अलग विषय है। पर यहाँ पर विवशता ये अतिरिक्त और अधिक नहीं है। दूसरी विवशता ये थी कि इंडियन आर्मी, अंग्रेजों के समय भारतीय सेना बहुत अधिक संख्या में मुस्लिम डोमिनेटेड थी। तो 1857 के पूर्व तक जो आर्मी होती थी उसमें यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, बंगाल सैनिक अधिक मात्रा में होते थे। अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों से रिक्रूटमेंट किया होता था, पंजाब भी और गोरखा नेपाल के, तो ये 5-6 क्षेत्रों से वो रिक्रूट करते थे। 1857 के बाद क्योंकि यूपी, बिहार और तेलंगाना के सिपाहियों ने आंदोलन इनके विरुद्ध किया था, अंग्रेजों की नीति थी कि अब मैं इनका रिक्रूट नहीं करना है, रिक्रूटमेंट भर्ती इनको नहीं देनी। और धीरे धीरे पूरी तरह से उनका फोकस हो गया था पंजाब, उसमें भी वेस्टर्न पंजाब, वजीरिस्तान और नॉर्थ वेस्ट की जो है, इस प्रकार से मुस्लिम्स को रिक्रूट अधिक करना है, ये उनकी पॉलिसी थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते हमें ध्यान से देखना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते उन्होंने दे हैड टू अगेन रिक्रूट लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो उन्होंने प्रयास किया कि जगह के कैंप लाते थे कि किस प्रकार से युवाओं को भर्ती किया जाए। और कांग्रेस की नीति 1938-39 में इसका विरोध करने की थी। यहाँ तक कि नेताजी स्वयं कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट नेताजी थे। उस समय तक कांग्रेस की नीति थी कि हम जो ये ब्रिटिश सेना में भर्ती है इसका विरोध करते हैं। और इसके विपरीत मुस्लिम लीग ने, जिन्नावादी ने समर्थन किया था। उन्होंने दे यूज्ड एज अ बार्गेनिंग चिप विद ब्रिटिश, हम आपकी सहायता करेंगे। उनकी सरकार थी बंगाल में और पंजाब में, सिंध में सरकारें जहां नहीं भी थी वहां पर भी उनका इन्फ्लुएंस पर्याप्त था मुस्लिम लीग का। तो जिन्ना ने अंग्रेजों से नेगोशिएशन किया कि आई विल सपोर्ट यू इन रिक्रूटमेंट, इन रिटर्न आपको हमारी डिमांड्स माननी पड़ेगी। और इसका प्रभाव ही पड़ा, कांग्रेस विरोध कर रही थी, कांग्रेस से अपील करते थे जो है ओपनली यूज्ड अपील कांग्रेस लीडर्स फॉर इंडियंस नॉट टू जॉइन आर्मी। और उसका प्रभाव पर पड़ता था, हिंदू पर पड़ता था। और यहाँ पे मुझे याद है उस समय वीर सावरकर बोले थे रिक्रूटमेंट कराओ। जी। तो उसी वही 2 वर्ष पूर्व वीर सावरकर बाहर आए थे, अपने अंग्रेजों ने जिनके ऊपर रोक लगा रखी थी वो समाप्त हुई थी। और हाँ, आपने बिल्कुल ठीक है, वास्तविक तो ये है कि नेताजी 1939 में जब बम्बई गए हैं तो उन्होंने मुलाकात की, सावरकर जी से मीट हुई उनकी। उस मीटिंग में अनेक विषय आए होंगे, पर एक विषय जो आया वो यही था, नेताजी को सावरकर जी ने समझाया कि ये आर्मी में हिंदुओं की भर्ती का विरोध करना ये बहुत घातक होगा, हमें तो और चाहिए कि हिंदू युवक सेना में सम्मिलित हों। अब यहाँ पे थोड़ा कड़वा लगता है, बोलना होगा कि नेताजी को ये पसंद नहीं आई 1939 में, although you will realize it 2 years later, the wisdom of what Savarkar was saying। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि Savarkar could not think beyond the communal recruitment in the army. His mind is stuck with the communal recruitment in the army, whereas so many large things are happening। 2 वर्ष बाद स्वयं नेताजी को ये समस्या जब उनके सामने पड़ी, he would have realized the wisdom of Savarkar। अब ठीक था, तो militarized Hindus and Hinduized the polity, ये उन्होंने नारा दिया था हिंद महासभा के प्रथम प्रेसिडेंशियल स्पीच में 1937 में दिया था, 37-38 में। तो अब वश नेताजी के थी, एक वो नाजियों का इस्लामिस्ट के प्रति सपोर्ट, और दूसरा समय लगभग 50% हिंदू थे ब्रिटिश आर्मी में, और शेष 50% कह लीजिए सिख और मुस्लिम, उसमें सिख कम संख्या में, लगभग थर्ड ऑफ इट वाज मुस्लिम, रफली 40%। तो अब जब मुस्लिम इतनी बड़ी संख्या में आर्मी में है, तो स्वाभाविक है कि जो प्रिजनर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे, युद्धबंदी होंगे, वो भी अधिकतर मुस्लिम होंगे। तो वही होता था, जर्मनी जो पकड़ा था सैनिकों को, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम ही होते थे। तो नेताजी को उन्हीं में से अपनी आजाद हिंद फौज की जो जर्मनी वाला भाग जो है उसकी स्थापना की बात कर रहा हूँ, करनी थी, जिसको कि ऑफिशियली इंडियन लीजर्स कहा जाता था, और जो कि नाजी सेना के साथ जो है सहयोग करती थी। तो रिक्रूटमेंट करने के लिए इन्हीं लोगों से काम करना है। तो दूसरी वस्तु ये थी डेमोग्राफिक्स ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। अब वो करने के लिए आप उनका नेताजी की भाषण आदि जो देते थे उसमें उनके लेख आदि का अध्ययन करें तो उनकी व्यवस्था स्पष्टता को दिखाई देगी। उनको बोलना पड़ता था कि आप हमारी सेना में भर्ती हो तो आप इस्लाम के लिए सेवा करेंगे, यू विल सर्व द कॉज ऑफ इस्लाम।
मोर देन वंस नेताजी के उसमें जर्मनी के भाषणों में आपको दिखाई देगा ही इज exhorting Muslims to join आजाद हिंद फौज या इंडियन लीजेंस टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश फॉर इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम। मैं बार बार इसे कह रहा हूँ क्योंकि अंदर आप समझिए, नेताजी का उद्देश्य स्वतंत्रता है, हिंदुओं का भी उद्देश्य स्वतंत्रता है, पर नेताजी को भी पता है कि मुसलमान मनोविज्ञान में कौन सा इंस्पिरेशन अधिक काम करता है, कौन सी इस्लाम इज मोर इंस्पायरिंग देन कॉज फॉर लिबरेशन ऑफ इंडिया। मैं क्या कह रहा हूँ, लोग इसको समझे तो अच्छा होगा। मैं ये नहीं उनको कोई देशद्रोही आदि नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि लॉयल्टी टू इस्लाम, लॉयल्टी टू इस्लामिक कॉजेस इज सुपीरियर इन मुस्लिम माइंड देन लॉयल्टी टू एनीथिंग एल्स, इवन टू हिज फैमिली। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो कि इसमें भी मुसलमानों का ही अपमान नहीं है, ये मुस्लिम स्वयं कहते हैं, इसमें भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। मुस्लिम बुरा नहीं मानते, पर हमारे सेकुलर हिंदू भाई बहन बुरा मानते हैं, अरे आप तो ये सच्चाई है। नेताजी को पता, इसलिए नेताजी के लेखों में स्पष्ट दिखता है। फिर मुस्लिम लीग की आलोचना बात करें, उस समय भी जिन्ना की आलोचना करते थे नेताजी, भाषणों आदमी आपको दिखेगा, पर वो जिन्ना की आलोचना भी ये कहकर करते थे कि जिन्ना तो ब्रिटिश कोलैबोरेटर है, और बाय बीइंग ब्रिटिश कोलैबोरेटर, बाय बीइंग कोलैबोरेटर ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट इस्लाम। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? जिन्ना के विरोध भी ये करते थे कि जिन्ना इज एंटी इस्लाम, नॉट दैट जिन्ना इज फंडामेंटलिस्ट या जिन्ना इज इस्लामिस्ट या ऐसा कुछ। तो वो एक अंतर हम स्पष्ट समझें कि मैं क्या कर रहा हूँ। नेताजी जिन्ना का की आलोचना जर्मनी में जो भी की उन्होंने, वो ये कहकर करते थे कि ही इज एंटी मुस्लिम, जिन्ना इज डूइंग हार्म टू मुस्लिम कॉज। तो वो कोई बहुत अंतर नहीं है उस विचार में। और अबुल कलाम आजाद या यहाँ तक कि देवबंदी तो पाकिस्तान के विरुद्ध थे बहुत बड़ी मात्रा में, जमात इस्लामी ने तो विरोध किया पाकिस्तान का। वो भी कहते थे भाई जिन्ना जो है इस्लाम का जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है ही इज हर्मिट, वही नीरज जी कहते थे। फिर एक आगे चले गए नीरज जी, लेने एक और तथ्य बता दूं कि 1943 26 जनवरी को बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया नेताजी ने, जिसमें कि भारतीय जो वहाँ पे थे जर्मनी में, आसपास यूरोप, ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि में, उन सबका एक सम्मेलन हुआ एक होटल के बड़े परिसर में, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करके, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। वो संयोग 26 जनवरी की थी, ये बाद में गणतंत्र दिवस वाले 26 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें चीफ गेस्ट, उसमें कई बातें आपको बहुत ही आश्चर्यजनक दिखेंगी। And I'm not doing a little against नेताजी या उनको अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि व्यवस्था उनको मजबूरी उर्दू में हो गया, समझिए। चीफ गेस्ट किस चुना पा नेताजी को? चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जो भारतीय स्वतंत्रता दिवस के थे, वो आपके अमीन अली अल गिलानी, मुफ्ती, टॉप इस्लामिस्ट। जनगण मन जो उस समय तक कांग्रेस का भी राष्ट्रगान हुआ करता था, जनगण मन के शब्द नहीं प्ले किए गए। जनगण मन केवल ट्यून शब्द, क्यों? क्योंकि असत है उसमें, नहीं प्ले की गई। भाषण जो नेताजी ने दिया उसके शो में उन्होंने वही सारी बातें की, मुस्लिम्स आर जॉइंटली फाइटिंग विद हिंदूज फॉर इमेंसिपेशन ऑफ इंडिया एंड दे विल फर्दर द कॉज ऑफ इस्लाम इफ दे अपोज द ब्रिटिश, इत्यादि बातें। यानी उन फैंस इस्लामिज्म सो स्ट्रांग, ही स्टिल कीपिंग टू दैट सेक्शन, दैट सेंटिमेंट ऑफ इस्लामिक माइंड, इट इज क्लियर इवन फ्रॉम हिज स्पीच। तो नीरज जी, आप प्रश्न जो आपने किया, मुझे लगता है कि मैं उसमें थोड़ा प्रकाश डाल पाया कि ये सही बातें नेताजी के विरुद्ध नहीं है, ये उनकी एक व्यवस्था थी उसमें कि धरातल पर ये नाजियों, यहाँ तक बाद में जापान में जाएंगे तो जापानियों का भी समर्थन इस्लामिस्ट बहुत जानियों की भी व्यवस्था थी, इनको करना पड़ता था, क्या नेताजी ने उनकी जर्मनी वाले अंश में है। इसमें एक चीज मुझे लगता है कि हम सबको स्पष्ट होनी चाहिए कि जब हम ये गैरमिति की बात कर रहे हैं, हिटलर की बात कर रहे हैं, तो हिटलर वाज अ डिवोट क्रिश्चियन, और जो क्रिश्चियन बाइबल है वो एंटी सेमिटिज्म से भरी हुई है, वो एंटी ज्यू है बाय इट्स वेरी नेचर। और जो कुरान है वो भी एंटी ज्यू, उसमें भी एंटी सेमिटिज्म भरा हुआ है। तो अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसमें हमें हैरान होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे देश में इस पे जो आश्चर्य होता है लोगों को इसलिए होता है क्योंकि हमने ये दोनों थियोलॉजी के बारे में मैं भी पढ़ा, अगर ठीक से समझा है, तो यहाँ तक तो कोई आश्चर्य होता ही नहीं है। और जो नेताजी कर रहे हैं उस समय, हम उसको एक तरह से सोच सकते हैं कि उनका एक प्राग्मेटिक डिसीजन था। ये वो समय था जब वो बंगाल को बिलोंग करते हैं और वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या ये की वशता की तरह से वो कर रहे हैं? वो एक दूसरा प्रश्न हो जाएगा नीरज जी कि क्या, क्योंकि नेताजी की राजनीति तो 1920-21 से ही आरंभ हो गई थी। तो यदि हम उस वहां से उनका अध्ययन आरंभ करेंगे तो वो एक दूसरा आयाम निकल के आएगा। वो उनकी व्यवस्था नहीं थी, उनकी आइडियोलॉजी थी। बंगाल में से संक्षेप में जाऊं, मुझे लगता है से बहुत हट करके विषय हो जाएगा, पर बंगाल में जो मुस्लिम जनसंख्या थी लगभग 54% थी 1920 के आसपास, 54%। तो प्रेडोमिनेंट ऐसा मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल नहीं था, और उससे भी जो अधिसंख्य मुस्लिम समाज था, मार्जिनल मुस्लिम्स, वो ठीक से मुस्लिम थे ही नहीं। ये तबलीगी जमात वगैरह बाद में कार्य आरंभ किया,
जी। फाइजी मूवमेंट हुआ था, उससे थोड़ा पहले फ्राइजी मूवमेंट एक फाइजी मूवमेंट, हाँ जी, हाँ, ठीक बात। फाइजी हुआ था। एक और टी मीर करके हुआ था 1870 के 80 के दशक में, उसने कुछ कार्य किया। टीटू मियाँ, टी मीर भी कहा जाता है। हाँ ये जी, हाँ वहां भी थे, ये सब वहीउल्लाह की विचारधारा के और थे, तो सब था। परंतु वास्तविकता ये है कि हिंदू 45-40% थे, बहुत कम नहीं थे, और हिंदू संगठित थे। बंगाल के हिंदू पूरे भारत में अगर कहीं हिंदू संगठित थे, वो बंगाल में थे। उनकी इंटेलेक्चुअल कल्चरल लीडरशिप वाज अमेजिंग। दे वर लीडर्स नॉट ओनली ऑफ बंगाल, द बंगाली हिंदूज वर लीडर्स ऑफ इंडिया। अप टू 1920 बंगाली हिंदूज वर लीडर्स ऑफ इंडियन मूवमेंट, एंटायर इंडिया, नॉट जस्ट बंगाल। तो बहुत ऑर्गेनाइज थे, बहुत ही समृद्ध थे, बहुत ही पूरे संसार में क्या हो रहा है उनको पता था। तो ठीक है। तो अगर चाहते यदि उनका आइडियोलॉजिकल थॉट क्लियर होता, तो कुछ और ही कर सकते थे। उन्होंने, आपको बताऊं, घर आपसी का विरोध किया। चिरंजीव दास जो नेता थे, जो कि गुरु हैं नेताजी के, उन्होंने घर आपसी का विरोध किया। उसी समय 1918-19 की बात हुई है, आर्य समाज का आंदोलन पूरे भारत में घरवासी का बहुत आरंभ था, शुद्धिकरण का काम था, बंगाल में भी कम हुआ था। इन्होंने अपने लेखों में, पत्रों में, भाषणों में उसका विरोध किया। चिरंजीव दास, चिरंजीव दास ने विरोध किया है। तो ये तो फिर बहुत गलत रिफ्लेक्ट कर रहा है चिरंजीव दास के ऊपर, क्योंकि मैं इसे कह रहा हूँ कि लाला लाजपत राय की तब तक मृत्यु हो चुकी है, और लाला नहीं, मृत्यु उनकी बाद में हुई है। लाला लाजपत राय की मृत्यु उसके 60 वर्ष बाद हुई है। हाँ, ठीक है। हाँ, जी, लेकिन लाला लाजपत राय चिरंजीव दास को चिट्ठी लिखते हैं कि मैंने इस्लाम को अच्छे से पढ़ा है, और इसमें जो कोई भी इस्लामिस्ट होगा वो कभी हिंदुओं के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। लाला लाजपत राय बस रूप से चिरंजीव दास को अपनी चिट्ठी में लिख के बता रहे लिख हैं। तो पता है। भी वो कर रहा है, फिर तो इट थ्रू अ वेरी बैड लाइट ऑन चिरंजीव दास। It is. We should very. अच्छा, इसमें अब चिरंजीव दास का आप देखें, नेताजी की राजनीति, चिरंजीव दास की राजनीति इन प्रैक्टिस। चिरंजीव दास ने 1917 में अपनी राजनीति आरंभ की। उसके पहले वो बैरिस्टर थे, राजनीति से लेना देना नहीं था। हाँ, एज बैरिस्टर ही सपोर्टेड रिवॉल्यूशनरीज। वो योगी अरविंदो, जब उनको अलीपुर बम्बिंग केस में जेल में थे, उनके वकील जो थे चिरंजीव दास थे, उन्होंने उनको स्वतंत्र करवाया उस केस में। 1917 के बाद उन्होंने राजनीति में आए, और उनका मुख्य काम ही यही था कि कैसे हम हिंदू मुस्लिम एकता करें बंगाल में। तो उन्होंने हकीम अजमल खान, कांग्रेस के मुस्लिम नेता थे, हकीम अजमल खान के साथ मिलकर के हिंदू मुस्लिम पैक्ट किया 1917-18 के आसपास। और वो जो पद आप कर रहे हैं लाला जी का, वो उस पर एक में है। लाला जी ने उनको एक सीक्रेट लेटर लिखा, इट वाज सेंट बाय ए कुरियर। उस पत्र में वो स्पष्ट कहते हैं कि चिरंजीव दास जी, आप ये मत कीजिए जो आप कर रहे हैं। मैं पिछले 6 महीने और सारे काम हटा करके कुरान और हदीस का अध्ययन किया है। I have done nothing else in last 6 months but study Quran and Hadith, and I respect my Muslim friend very much. Hakim Ajmal Khan is a very good patriotic Indian. But can he go against Quran and Hadith? There is no better Muslim than Hakim ji. There is no better Muslim than Hakim Sahab. But can even Hakim Sahab go against the commands of Quran and Hadith? Cannot. तो इसलिए आप ये ब्रह्म में मत रहिए कि ऐसा पत्र करेंगे। अब ठीक है, ये पत्र 1919-20 के आसपास का है लाला जी। और केवल एक पर नहीं है, केवल इन्होंने नहीं, अरविंदो ने भी इनको वार्न किया चिरंजीव दास को कि सब सेकुलरिज्म मत कीजिए। चिरंजीव दास के वकील थे, मित्र भी थे। चिरंजीव दास पांडिचेरी गए, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो पांडिचेरी में कुछ सप्ताह आश्रम में रहे अरविंदो के। तो अरविंदो के शिष्यों ने, और उनके पत्राचार हैं जो अरविंदो बहुत ज्यादा लिखते थे, पत्र बहुत मात्रा में है, उसमें पता चला है कि ऋषि अरविंद ने भी कहा कि आप ये जो मुस्लिम नीति आपकी है, इट इज ब्लडर, इट विल नॉट वर्क, डोंट स्पेंड एनर्जी इन दिस। नॉवेलिस्ट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, द ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन नॉवेल, शरत चंद्र के भिन्न मित्र थे चिरंजीव दास के। कलकत्ता में प्रतिदिन उनसे भेंट होती थी उनकी, रोज सायंकाल को साथ में घूमने फिरने जाते थे। शरत चंद्र लिखते हैं कि मैंने इनको बहुत समझाया कि ये सब चलेगा नहीं, आप कर रहे हैं, दिस इज अ डिजास्टर। और एक बहुत अनोखा वाक्य है, चिरंजीव दास ने कहा, डेमोग्राफी इज रियलिटी, इट इज बेटर दैट हिंदूज सकम और सरेंडर टू दिस डेमोग्राफी पीसफुली रादर देन फाइट विद इट। उनको ये लगा कि इस डेमोग्राफी को आप चेंज कर सकते हैं। इसी समय लाखों लाख मौलाना, मेयो और दूसरे प्रकार के जो मार्जिनल मुस्लिम समझ था, वो खुशी खुशी वापस हिंदू बन रहा था। तो इनको बंगाल में करना चाहिए था, इनको उसका विरोध करते थे। नहीं, ये नहीं, तो इस्लाम इज इंडियन एलिमेंट, इस्लाम थोड़ी ना कोई है। इन्होंने एक आप मुस्लिम पैक्ट पढ़िए, उसमें कहा कि गोरक्षा तोड़ देंगे, गोरक्षा आंदोलन समाप्त करेंगे बंगाल में, वी विल नॉट डिमांड गोरक्षा एनीमोर। हाँ, आप जो है मंदिरों आदि के सामने आप लिख इस्तेमाल में क्या कीजिए, बाकी हम विरोध छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि हम 55 फर्स्ट टाइम एनीवेयर इन इंडिया इट वाज कंसीडर्ड कि हम मुस्लिम्स को हम रोजगार में, जॉब में रिजर्वेशन देंगे 55%, क्योंकि बंगाल की उन्हीं लगभग हम जॉब में रिजर्वेशन देंगे। जॉब रिजर्वेशन क्यों देंगे भाई? क्या किसी सिस्टमेटिकली विरोध था मुसलमानों का, जिस कारण रोजगार नहीं मिलता था? सेंसस में 1891 के या 81 के सेंसस में एक अंग्रेज सेंसस ऑफिसर लिखा है कि पंजाब में कि हम किसी गांव में जाते हैं तो एक तरफ और मुसलमान एक तरफ, और दोनों का हम व्यवहार देख करके we are not able to reconcile the difference. See that the Jats, that's the Hindus and Sikhs,
they are so industrious, hardworking. They have the same piece of land which they till. But on the other hand, Muslim is so vainglorious, so lazy, doesn't want to really do the hard work. And this poverty that Muslims have, उसमें वो आगे आते हैं sense officer. It's hard to imagine that Sikh rulers like Ranjit Singh etc. might have discriminated against Muslims that they have become so poor. मतलब क्या एनालिसिस है कि खुद स्वयं उन्होंने जो है अपने गरीब बना रखी है क्योंकि उनके लिए दूसरी आइडियाज है। तो बंगाल में था रोजगार को मुसलमानों को कम मिलता था, उसी अलग विषय हो जाएगा, कोई उसका कारण ये नहीं था कि उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है इसलिए नहीं मिलता था। ठीक है, आप एजुकेशन मोड दीजिए, उनको भी रोजगार दिलाइए, आरक्षण देना कि हाँ अगर आप मुस्लिम हैं तो आप रोजगार आरक्षण दे देंगे, चित्तरंजन दास जी का काम था। और ये इम्प्लीमेंट किया बोस ने, जब कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने, ही इम्प्लीमेंटेड। तो आगे जाकर के 75% जॉब्स ऑफ कैलकटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर 5 इयर्स गिव टू मुस्लिम ओनली। इवन बहुत दूर चले गए ये वाले टॉपिक है। जी जी। इसमें जब हम कह रहे हैं कि उसमें जिहादी थे, तो ये मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूं क्योंकि घंटा हमारा होने वाला है, तो उसको आप बस एक बार कंक्लूड कर दें कि आप ये कैसे कैटेगरी कहते हैं कि वो जिहादी थे? जी जी, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। आगे आप जब सिंगापुर वाला फेज आता है आईएनए का, तो आईएनए पहले ही बन चुकी थी, राष्ट्रीय हरित बोस जी पिछले 1.5 वर्ष से आईएनए बनने में गए हुए थे। आपको बहुत डॉक्यूमेंट्री आपके सामने है जिसमें पता चलता है कि जो मुस्लिम ऑफिसर थे, मैं तभी मुस्लिम ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फिर भी बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम ऑफिसर थे, उन्होंने आईएनए और फेज 1 ज्वाइन की थी उसको सबोटाज करने के लिए, इट शुड नॉट बिकम सक्सेसफुल। हिंदू और सिख बड़ी मात्रा में तुरंत आईएनए ज्वाइन करते थे। जर्मनी में भी, जैसे मैंने कहा, इतना प्रयास किए नेताजी ने मुस्लिम को अपील करें, तो इंडियन लीजन लगभग 5000 तक उसमें सैनिक थे, इंडियन लीजन, उनकी डेमोग्राफी जर्मन वॉर पेपर में लिखी हुई है। 65% were Hindus, 25% were Sikhs, and about 10-15% were Muslims only. इतनी सारा अपील करने के बाद भी मुस्लिम बहुत कम संख्या में इंडियन लीजन या आजाद फौज इन जर्मनी ज्वाइन होते थे। और जो होते भी थे, अब सिंगापुर दिखाई पड़ता है, जो होते थे बाद में उन्होंने स्वयं लिखा है कि हम इसलिए होते थे, इसको सबोटाज करते हैं, सबोटाज ही है, दैट वाज द प्राइमरी फोकस। जापान वॉर पेपर में एक नहीं कई आपको एविडेंस मिलेंगे। एक किसान ने, एक जापानी ऑफिसर ने हारागिरी की, आपको पता है क्या की? जापान के अधिकारी ने, क्योंकि मुसलमान उन्होंने ट्रस्टेड मुस्लिम ऑफिसर्स ज्वाइन आईएनए, they joined INA and then sabotaged it, and that Japanese officer had to commit suicide because of his behavior. आगे चल करके जब कोर्ट मार्शल हुए हैं, भिलोश, सहगल, शाहनवाज, केवल उन्हीं तीन के नहीं हुए थे, अनेक और अधिकारियों के हुए थे। इनका लाइमलाइट में था, दूसरों को लाइमलाइट नहीं आई। आप उनके पेपर सर पढ़े, उसमें एक राशिद अली वाज आल्सो सीनियर आईएनए ऑफिसर। राशिद अली का टेस्टिमोनियल्स हैं जो कोर्ट मार्शल में उसने दिया, क्लियरली बोलता है मैंने तो इसे ज्वाइन किया था आईएनए क्योंकि सिख और हिंदू ज्वाइन कर रहे थे और लगा था जापानीज जीत जाएंगे। जापान ने ऑलरेडी अरमान को जीत लिया था, मलेशिया जीत लिया, सिंगापुर जीत लिया, बर्मा पूरा जीत लिया, और लगता था कि भारत में भी सफल हो जाएंगे। तो अगर सफल हो गए और सेना में हिंदू और सिख ही हैं, मुसलमानों क्या होगा? तो इसलिए मैंने मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सम्मिलित हुआ था। और यही नहीं, उसने अपने कोर्ट मार्शल में कहा है, नॉट ओनली मी, जस्ट लाइक एनी अदर मुस्लिम ऑफ आईएनए, वो ये शब्द प्रयोग करता है। वो एक है। फिर इन्हीं कोर्ट मार्शल के सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। एक और कहता है कि शहनवाज खान हिमसेल्फ, शहनवाज खान स्वयं नहीं कहते, स्वयं अपनी जो उन्होंने बाद में पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने नहीं कहा है, बट अदर विटनेस सेज कि शहनवाज खान मस्जिद में आते थे और हमें कहते थे मुस्लिम ऑफिसर को कि ऐसा है, सिख और हिंदू ही है उसमें आईएनए में ज्वाइन करो। एक और ऑफिसर दूसरे टेस्टिमोनी है, कोर्ट मार्शल, अपनी कोर्ट मार्शल ने कहा कि कहा करते थे कि ऐसा है, तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो, तुम्हारे पास तो आर्म्स नहीं है, लिए गए हैं। सिख और हिंदू उन्होंने आईएनए ज्वाइन कर लिया है, सो दे हैव गॉट देयर आर्म्स बैक। आप यहाँ पे हो, उनके पास आर्म्स है, यू बेटर ज्वाइन गेट आर्म्स। तो ये जो कम्युनल थॉट प्रोसेस है वो दिखेगा। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, 1945 में 1945 जनवरी फरवरी में टर्की ज्वाइंड द ब्रिटिश साइड। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अभी तक पिछले 4 वर्ष टर्की वाज न्यूट्रल, बट 1945 टर्की ज्वाइंड द ब्रिटिश साइड। व्हेन द टर्की ज्वाइंड ब्रिटिश साइड, लॉट ऑफ मुस्लिम ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स ऑफ आईएनए डिजर्टेड आईएनए। तो अब उसका एविडेंस बहुत स्पष्ट है, कई सारे हैं, उसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण एविडेंस है कर्नल वी सहगल, जो कि उन्हीं ढिल्लो सहगल, शाहनवाज अली के सहगल, उन्होंने अपनी डायरी लिखी है और सब लिखी है, जब वो वहां पर थे तब लिखी थी। वाज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, नेताजी ने पॉइंट किया था कि दर्शक क्यों हो रहे हैं, वो करो, पता करो। अपनी रिपोर्ट में, अपनी डायरी में पहला पॉइंट लिखते हैं कि खिलाफत इज देयर माइंडसेट, उम्मा कि जब टर्की के ब्रिटिश साइड में है, हाउ कैन बी अगेंस्ट ब्रिटिश साइड, नो इंटरेस्ट अलायंस विद टर्की, by fighting against the Turkey we shall be forced to fight against Islam, and we cannot fight against Islam, and it's widespread feeling among the Muslim officers। केस कर लेते हैं, हमने उनको बहुत समझाया कि क्या परिस्थिति है, पर को समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, हम अगर टर्की जो कि अंग्रेजों के साथ है, अगर उसके विरुद्ध लड़े तो हम इस्लाम से गद्दारी करेंगे, तो वो नहीं कर सकते। इस प्रकार की बहुत साक्ष्य आपके पास है, समय के अभाव में उतनी गहराई में हम लोग नहीं जा पाएंगे। जी जी जी, हाँ, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग जुड़ रहे थे, वो अपनी जो इस्लामिक सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है उसी को फुलफिल करने के जुड़े थे।
इतना ही नहीं, इतना नहीं, आप आगे देखिए, जब आईएनए समाप्त हो गई, इट वाज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश, तो दंगे हुए कलकत्ता में और पंजाब में। यहाँ तक गढ़मुक्तेश्वर और यूपी में दंगे हुए, पंजाब में हुए, दक्षिण में हुए। दक्षिण में नहीं, पंजाब, बंगाल और यूपी के दंगों में आईएनए के मुसलमान सिपाहियों का क्या योगदान था, इसका अध्ययन किसी ने नहीं किया है। पुलिस रिपोर्ट, सीआईडी रिपोर्ट्स हैं उपलब्ध। जी। ग्रेट कलकत्ता किंग जो हुई अगस्त 1946 में कलकत्ता में, उसमें आईएनए के मुसलमानों का क्या रोल था, उसका अध्ययन नहीं करते हैं। These IN Muslims, they fully, again, take that to be like generalization, लेकिन बड़ी मात्रा में आईएनए के, एक्स आईएनए के मुस्लिम सिपाहियों ने रोल ले किया उन दंगों में। पाकिस्तान क्रिएशन में भी उन्होंने रोल ले किया। ब्रिगेडियर हबीब रहमान की नेताजी के साथ थे उस क्रैश में, जो कि जिसको कहते हैं नेताजी की का देहांत हो गया, कि वो एक साथी थे हबीबुर रहमान। ये हबीबुर रहमान ने बाद में क्या किया, आपको देखना होगा। हबीबुर रहमान नॉट ओनली पाकिस्तान, उन्होंने ही जॉइंड हैंड्स ऑफ जिन्ना फॉर कश्मीर मूवमेंट, कश्मीर को कैसे हम पाकिस्तान ले जाएं। तो इनफैक्ट जो आजाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान को कश्मीर, उसको पाकिस्तान ले जाने का मिलिट्री मिशन वाज फुलफिल्ड बाय हबीब रहमान ओनली। ये साइन थे। इसी तरह से बहुत कुछ कहा जा सकता है, लंबी चर्चा। एक जो मुझे याद आया, जब 1940 में नाखी के दंगे होते हैं, वहाँ की जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि जो ये मुस्लिम वहाँ से आए थे आर्मी में से, उन्होंने हमें बताया कि कैसे सके काटा ताकि हिंदुओं को सैल्यूट करके पकड़ा जा सके। हाँ, उन्होंने पूरी टैक्टिकल कहें प्लानिंग की। उन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स लाए 6-8 महीने पंजाब में, बंगाल में, यूपी में तो नहीं, पर पंजाब बंगाल में इन्होंने एक्स आईएनए मुस्लिम ऑफिसर्स ने मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड करके ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी, नेशनल गार्ड, ये लाठी डंडे छुरी तलवार लेकर के मुस्लिम यूथ, कॉलेज गोइंग या टीनेजर्स, उनको लेकर के जूस निकालते थे, आर्म मार्च करते थे, जैसे ये केरल में आजकल करते हैं, वही उस सब करते थे, उसको नेशनल गार्ड्स कहा जाता था। नेशनल गार्ड्स की ट्रेनिंग कैंप्स यही आपके आईएनए ऑफिसर चलाते थे, आईएनए मुस्लिम ऑफिसर। जी सर जी, प्रश्न 3 दर्शकों को ले लेता हूं मैं। शेफाली अदब त्रिपाठी, सुरेश जी नमस्ते। नमस्ते शेफाली जी, आप तो युग पुरुष की भूमिका निभा रहे हैं। सुरेश जी, आईएनए इस्लामिस्ट के विषय में कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए? कोई पुस्तक नहीं है जिसमें सब लिखा गया है। ये दुर्भाग्य है कि एक विषय का अध्ययन होना चाहिए। आईएनए के इस्लामिस्ट के विषय में कोई पुस्तक नहीं लिखी गई, बल्कि और तो वाइट वॉश किया गया है। आईएनए के ऊपर जितनी पुस्तकें आप पढ़ेंगे, आईएनए के ऊपर दर्जनों पुस्तक लिखी जा चुकी हैं, और उन सभी में इस पक्ष को पूरी तरह वाइट वॉश कर दिया गया है। आपको बताऊं, कर्नल पीएसएल की डायरी मिलती ही नहीं है, अब वो बता दी गई। हिल्लो की डायरी कोई बोलते हैं, शहबाज की डायरी तो 50 वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है रहेगा, क्योंकि उन्होंने खुल